एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स के CC4 पेपर के बारे में और उसका क्वेश्चन आंसर को दिखाएंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हल करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं बता देता हूं, आज का जो पेपर था वो UPSC से कोई कम नहीं था, यानी बहुत हार्ड पेपर था। ठीक है, जिन दोस्तों का भी ये जो पेपर है ये एवरेज भी गया है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत टफ पेपर था। ठीक है, ऐसा लगा कि मतलब कोल्हान यूनिवर्सिटी कोई UPSC का एग्ज़ाम ले रहा था, बहुत टफ पेपर था आज का। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं और हम लोग देखेंगे भी कि हम लोग का जो बताए थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे सवाल आएगा कि नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन 1 को देखते हैं, जिसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछा गया था, जिसके लिए एक एक प्रश्न के लिए 2-2 मार्क्स का लिए। दोस्तों, पहला जो प्रश्न था आपका, पहला प्रश्न था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने जर्मनी के साथ शांति संधि 1917 पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, ये प्रश्नों मैंने कब कवर करवाया था, आपको सेकंड सेमेस्टर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर करवाया था ना, उस टाइम पर एक जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो कारण बताए थे, वहाँ पर कारण बताए थे जो जर्मनी और रूस का संधि, वो भी एक कारण था, क्योंकि इंग्लैंड और बाकी जो देश था वो उसके पीछे पड़ गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा रूस। जिन दोस्तों ने रूस सही किया है उसका सही होगा आंसर, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न था आपका, यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कब की जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। यानी जो इंग्लैंड ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर जर्मनी के विरुद्ध कब युद्ध की घोषणा किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3 सितंबर 1939। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था और 3 सितंबर में ही इंग्लैंड कूद गया था जर्मनी के विरुद्ध। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में। उसके बाद जो आपका प्रश्न है ये वाला नाटो। ठीक है, नाटो आपके सिलेबस में था ही नहीं, लेकिन ये लोग कहाँ से अपलोड कर दिया है पता नहीं। ठीक है, नाटो पर हस्ताक्षर कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1949। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है उसके बाद दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के विचारकों ने फाशीवाद को प्रभावित किया। यानी कौन कौन विचारकों ने फाशीवाद को बढ़ावा दिया और उसी के इन्फ्लुएंस में आकर जो मुसोलिनी ने इटली में जो फाशीवाद का स्थापना किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें प्लेटो, मैकियावेली और हार्बर्ट स्पेंसर ने प्रमुख थे। ठीक है, इस जो ये सब प्रमुख क्या थे, फिलोसोफर थे, और इन्हीं के मतलब क्या इन्फ्लुएंस से ही ये जो मुसोलिनी ने इटली में फाशिस्टवाद का उदय किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ये सब प्रश्नों का आंसर ढूंढने में मुझे भी बहुत सारा टाइम मिला, क्योंकि ये एग्जाम का आपका जो बुक है ना, वो बुक से आपका था ही नहीं ज़्यादातर। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग अगर थोड़ा भी एवरेज किए हैं तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, टेंशन लीजिए ना मत एकदम। ये वाला प्रश्न आपका एकदम पूरा मैंने बताया था। ठीक है, तो एक प्रश्न क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा कौन था, यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का शासक कौन था, तो मैंने बताया था कौन होगा, लुई 16। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी लुई 16 किया है उसको 2 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, आपका छठा जो प्रश्न था वो था, रूसी लोकलू भावन आंदोलन अराजकता के संस्थापक सदस्य कौन था। तो ये वाला जो ये आंदोलन था और ये इसके कारण अराजकता फैला था, इसके संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिखाइल बुकनिन। ठीक है, तो मिखाइल बुकनिन होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, उसके बाद है आपका 7वां सवाल, और 7वें सवाल में पूछा गया था, फाशीवाद के सिद्धांत के अनुरूप में विश्वास करता था, मतलब ये जो फाशीवाद था ये किस सिद्धांत पर कार्य करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिन्यायकवाद। ठीक है, यानी ये वाला आंसर आपका जो डी आंसर है ये राइट होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक बहुत अच्छा प्रश्न था, बस आपको कंसेप्ट चाहिए था, कंसेप्ट बहुत इजी था। क्या है प्रश्न, एक अपमानजनक प्रावधान जो विश्व युद्ध का
महत्वपूर्ण कारक बना निम्नलिखित में से किस संधि का हिस्सा है, यानी किस संधि के कारण आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो मैंने बताया था जो आपका जो ये वार्षिया का संधि था, वार्षिया के संधि में जर्मनी को बहुत सारा मतलब ब्लेम ठोका गया था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब जुर्माना वसूला गया, उनके कारण उनके कई क्षेत्रों को ले लिया गया था। इसी के कारण वार्षिया संधि के कारण ही नेपोलियन सॉरी दोस्तों, ये जो हिटलर थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी को तैयार किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दोस्तों ये एक जो ऑप्शन नंबर जो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये दे दिया गया है। आपका जो टॉपिक होगा ना, ये आपका टॉपिक है सेमेस्टर 2 का। ये टॉपिक ये प्रश्न है नेपोलियन का, नेपोलियन बोनापार्ट, ये जो चैप्टर है इसका प्रश्न है और आपका सेकंड सेमेस्टर में दे दिया गया, जो फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है। यानी ये लोग जो क्वेश्चन बनाया है कुछ सोच समझ के नहीं बनाया, जैसे मर्जी वैसे क्वेश्चन दे दिया गया, मतलब सिलेबस को देखा भी नहीं ठीक से। ठीक है, तो क्वेश्चन है किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना को निर्वासित कर दिया गया था, यानी किस युद्ध के हार के बाद जो नेपोलियन था उसको एक जगह पर भेज दिया गया था, हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया था। उसका राइट आंसर हो जाएगा वाटरलू। और ये वाटरलू का लड़ाई कब हुआ था? 1815 में। ठीक है, तो ये आपका पार्ट है सेकंड, जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जो था ना आपका नेपोलियन बोनापार्ट, उसका चैप्टर है, ये आपका सेकंड सेमेस्टर में दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद एक और प्रश्न था जो ये आपका चीन का युद्ध, जो इसका पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो चीनी गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो चीनी गृह युद्ध शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 से लेकर 1949 तक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा गया था। आप 10 में से कितना आंसर कर पाए और आपका आज का सेट के मतलब सेट के विषय में क्या बोलना है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और चलिए हम लोग पार्ट बी को भी देख लेते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसा था? ठीक है, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बर्लिन का संधि पूछा गया था, ये ट्रीटी दिया गया था, संधि, जो संधि मैंने बताया था कि आपको एक संधि में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्रश्न आपको अच्छा मिला था, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकृति, यानी जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो कैसे हुआ था आपको लिखना था। एक आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संगठन उद्देश्य और संरचना को परिभाषित किए, ये भी अगर थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे तो आराम से लिख सकते थे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन एकदम पूरा एज इट इज आया था, बिस्मार्क के कूटनीति के प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया गया था, वो भी आया था। 1917 की रूसी क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उसके बाद ये वाला प्रश्न एकदम सेम टू सेम आया था, आर्थिक महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रश्न था जर्मनी में नाजीवाद का उत्पत्ति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, ये भी आपका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो पार्ट सी था, ठीक है, पार्ट सी में इतना घटिया आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि ज़्यादातर लोग इसका आंसर नहीं कर पाए हैं। मेरा कमेंट आया, इतना कमेंट आया कि सर क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत बहुत घटिया प्रश्न पूछा है, मैं एकदम मतलब यूनिवर्सिटी से सहमत नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न था, देखिए जैसे इसमें पूछा गया था एकीकरण के उपरांत इटली के समझ कौन कौन सी समस्या थी, यानी इटली के एकीकरण से सवाल आया था जो सिलेबस में भी नहीं था। ठीक है, और इटली का एकीकरण मैंने वहाँ पर आपका मेंशन कर दिया था, मतलब स्पेशल क्वेश्चन में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। लेकिन कई दोस्तों का कमेंट था कि क्या सर इटली का एकीकरण पढ़ना है, तो लेकिन आपका सिलेबस में नहीं था, तो इसलिए मैंने भी बोल दिया था कि इटली का एकीकरण नहीं पढ़ना है। लेकिन ये लोग क्या पता नहीं क्या कौन सा नशा करता है, ये लोग क्वेश्चन सेट कर दिया है ये भी। ठीक है, उसके बाद ये सब दो क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र की असफलता के कारण, ये भी क्वेश्चन जो कभी भी नहीं आया था ये भी पूछ दिया। ठीक है, तो चलिए मोटा मोटी जो सेट था वो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं था। आप लोग कैसे बनाए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।